हेलो क्लास 8। देखिए जो नया चैप्टर हमारा 12th वाला है उसका नाम है फ्रिक्शन। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं हम, फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे फ्रिक्शन होता क्या एक्चुअली। फ्रिक्शन, अच्छा आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स वाला जो पढ़ा था उसमें फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट, फोर्स। ये भी एक क्या है, फोर्स है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट, फोर्स। अब ये फोर्स एक्ट करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये सड़क है, ठीक है ना। इस पे मान लो ये साइकिल का कोई एक पहिया है, ठीक है ना। साइकिल का पहिया मान लो कोई एक पहिया मानता हूँ, पीछे भी एक रहा होगा होगा मतलब ये मान लो इधर आगे की तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो जब सड़क पे ये पहिया मूव करता है तो सड़क पे, सड़क के और इस पहिया का जो सरफेस टच है सड़क पे, इसके बीच जिधर मोशन होता है, मतलब जिधर पहिया मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। यानी कि अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन पे जहाँ ये टच कर रहा है वहीं पे एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन। तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। पहिया इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और यही कारण है, यही फ्रिक्शन ही इधर से लगता जाता। नहीं तो अगर हम एक बार पेडल मार देते हैं अगर पहिया पे तो ये चलता ही जाता, चलता ही जाता, चलता ही जाता। लेकिन ये फ्रिक्शन ही अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक बार पेडल मार के आप छोड़ दें तो ये लगातार फ्रिक्शन जो है इसको कम करते 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 पहिया को एक समय के बाद क्या करता है, रोक देता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन द मूविंग बॉडी इन अपोजिंग डायरेक्शन। ठीक है ना। अब लाइन बाय लाइन देखते हैं, आइए। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. Traffic signal पर slow करता है सब कोई। You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Brakes apply करके हम रोकते हैं साइकिल। Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? ब्रेक लगाते हैं तो क्यों स्लो हो जाती है? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. स्लो डाउन हो जाता है अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जैसे साइकिल के केस में अगर पेडलिंग करना बंद करें, पेडल मारना बंद कर दें तो एक्सटर्नल फोर्स बंद हो गया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्रिकेट खेलते समय देखते होंगे आप कि बॉल भी जो है वो उस समय के बाद स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील? केले के छिलके पे जब हम पड़ते हैं तो पैर पड़ता है तो हम गिर क्यों जाते हैं? वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर? और एकदम से प्लेन सरफेस जैसे टाइल्स वगैरह होता है ना, उस पर चलना थोड़ा सा कठिन, अगर पानी गिर जाए तो थोड़ा और, मतलब स्मूथ और वेट है, भीगा हुआ सरफेस है, फ्लोर है, तो उस पर चलना कठिन क्यों होता है? ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, ए बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन ए बनाना पील। केले पे गिरा, ये देखो, और ये हाल हो गया उसका। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इसका आंसर देखेंगे। चलिए, 12.1 है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, विल सी। इसी जो ये पूरा इधर हमने देखा उसी का आंसर बाय एक्टिविटी। ओके, सी। जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल, जैसा कि इसमें दिया है ऐसे पुश करना है टेबल को, ठीक है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। यहाँ से अगर धक्का देंगे, अगर जैसे मान लो बुक यहाँ रखी थी, ऐसे धक्का दिया हमने, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी आफ्टर सम डिस्टेंस। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। इसको अपोजिट डायरेक्शन से भी मतलब इधर से मूव कराइए। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? इस समय भी रुकेगी क्या? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्यों ऐसा हो रहा है? कैन वी से दैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? अपोजिंग इट्स मोशन मतलब अगर इधर बुक मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेज के सरफेस पे इसमें मोशन, सॉरी, फोर्स लग रहा होगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कहने का ये है कि अगर बुक इधर जा रही है, इधर से ढकेला जा रहा है, तो ये किताब और मेज के बीच जहाँ सटा होगा वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, ठीक है ना। और इस केस में जब इधर से मूव करा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर से लग रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल, जहाँ सटा होगा, जहाँ टच किया होगा, वहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, we you saw that if you apply the force along the left
फ्रिक्शन एक्ट्स along द राइट, ऑब्वियसली अगर हम बाएं से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट से, इफ यू अप्लाई द फोर्स along द राइट द फ्रिक्शन along द लेफ्ट डायरेक्शन, इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स, जिधर से हम फोर्स लगाएंगे उसका अपोज ही करेगी कौन, frictional force. In the above activity, the force of friction acts between what? The surface of the book and the surface of the table. इस केस में surface of the book और surface of the table के बीच में frictional force काम कर रही होगी. Okay? Now see. Is the friction the same for all the surfaces? सब surface के लिए friction सेम है क्या? बिल्कुल नहीं होगा. इसका मैं एक छोटा सा उत्तर भी दे देता हूँ कि हर सरफेस के लिए फ्रिक्शन सेम, जो स्मूथ सरफेसेस होती है ना, इसमें मतलब जो चिकनी सरफेसेस होती हैं प्लेन, वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, जो रफ सरफेसेस होती हैं वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. वी विल सी. डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? हाँ बिल्कुल, हाँ, लेट अस फाइंड आउट. तो अब अगला इस किस किस चीज़ पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, अगला वही टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. 12.2 एक्टिविटी 12.2. टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, धागा एक बांधना है ईंट से. पुल द ब्रिक बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से पुल करना है. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव. जैसे ही मूव करना ये ब्रिक स्टार्ट करती है तब आपको इसकी रीडिंग देखनी है, ठीक है ना. इट गिव्स यू ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. अब इधर इसको मूव कराया जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा. अब ईंटे के अपोजिट, जैसे मान लो अगर हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं ना ईंटे को, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोज करेगी अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस पे, जहाँ ये सटा होगा सरफेस से. और ये जो रीडिंग बताएगी उस फ्रिक्शनल फोर्स की ही रीडिंग बताएगी, क्योंकि जैसे ही मूव करना वो शुरू करेगा वो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स को से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तभी मूव करना स्टार्ट हुआ होगा. तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर रहा है तब अगर इसका जब रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग किस चीज़ का बताएगी, कितना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ब्रिक और फ्लोर के बीच में, ठीक है. ए ब्रिक इज बिंग, अच्छा ठीक है. नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक, अब इस पर एक पॉलीथीन लपेट दो. And repeat the activity, same activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the two of cases? What might be the reason for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? देखो पॉलिथीन जब लगाएंगे तब फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, या क्या होगा ये आप बताएंगे हमें. थोड़ा सा एक्टिविटी आप, अगर ये वाला नहीं है, ये नहीं है तो आप करना क्या, आपको एक ईंट लेना है ऐसे नॉर्मली, इसमें एक बार इसको नॉर्मली खींचना है धागा बांध के, एक बार प्लास्टिक से, एक बार जूट वाला बैग लगा के, देखना है किसमें सबसे आसानी से खींच जा रहा है. तो जिसमें सबसे आसानी से खींच जा रहा है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स सबसे कम है, यही है, ठीक है ना. अब स्प्रिंग बैलेंस के बारे में थोड़ा सा दिया गया, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना. Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied on it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving a graduated scale like this. The reading on the scale gives the magnitude of the force. मतलब कुल मिला के इसका काम है कि कितना फोर्स लग रहा है उस समय वो ये बताएगा इस रीडिंग पे, ये जो स्केल टाइप का दिख रहा है कुछ, ठीक है ना. अब एक्टिविटी 12.3 देखते हैं, ठीक है. मेक ए इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर ऑन एन टेबल और ऑन ए टेबल. यू मे यूज ए वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स, जैसा कि इसमें बच्चे ने किया है इस तरीके से, ठीक है. पुट ए मार्क विथ ए पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. इसने यहाँ ए मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, now let a pencil cell move down from this point. उसके बाद क्या, पेंसिल को वहां से मूव कराना है. हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. रुकने से पहले वो कितनी दूरी तक जाता है ये देखना है, ठीक है. और फिर क्या करना, देखते चलते हैं, फिर अभी इससे निष्कर्ष निकलेगा कुछ. नोट डाउन द डिस्टेंस. नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल. पहले क्या करना है, इसको यहाँ से पेंसिल को ऐसे ही छोड़ना, देखते हैं कितनी. अब क्या करना है, इस पर कपड़ा बिछा देना है, फिर उसको छोड़ना है. मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लोथ्स. ट्राई द एक्टिविटी अगेन, ठीक है. अब क्या होगा, एक कपड़ा बिछा के पेंसिल, तो देखेंगे ना कि जब इमेज वाला सरफेस जो है वो थोड़ा स्मूथ होता है,
तो इस पर दूरी ज़्यादा हो गई। जैसे ही हम कपड़ा बिछाए ना, तो कपड़ा और इस पर, जैसे इधर पेंसिल इधर की तरफ आएगा जब, तो फ्रिक्शनल फोर्स कपड़े का इस पर और ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, तो ये पहले ही रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मैं समझा भी रहा हूँ, इधर देखिए। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड, बालू इस पर और कर दो, और अगर करना है, मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी का मतलब है इसका झुकाव जो है बुक का वो सेम रहना चाहिए, कपड़ा हो चाहे प्लेन हो चाहे बालू हो। तो देखेंगे बालू केस में और थोड़ा कम पहले ही रुक जाएगा, मतलब बालू और फ्रिक्शन लगाता है मोशन पे, ठीक है ना? तो ये है, ठीक है, ऐसा होगा। तो फिर करेंगे क्या, देखते हैं करेंगे क्या। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। उसी का जो मैंने बता भी दिया हालांकि ऑलरेडी, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा इसमें आगे, इन विच से विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक्स।